पापा जी के चेहरे पर आज कई दिनों के बाद अनामिका ने मुस्कुराहट देखी। मम्मी जी की मौत को लगभग 1 महीना बीत गया था। मम्मी जी की मौत के बाद उनके गहनों और साड़ियों का बंटवारा हो गया था। लेकिन जब पापा जी के बंटवारे की बात आई तो सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अनामिका के पति आलोक अपने पिता श्याम प्रसाद जी से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए जब हर चीज़ का बंटवारा हो रहा था तो आलोक ने बंटवारे में अपने पिता को चुना था। श्याम प्रसाद जी इतना तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके छोटे बेटे और बहू को कोई भी लालच नहीं है। उन दोनों के पास जितना है वो उसी में खुश रहते हैं। सबने कोई न कोई बहाना बनाकर श्याम प्रसाद जी को अपने पास रखने से मना कर दिया। तो आलोक ने आगे बढ़कर कहा कि वो पापा को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये सुनकर बाकी सबके चेहरे पर तो मुस्कान तैर गई थी, क्योंकि अब उन्हें पापा जी की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब कनिका को इस बात का पता चला कि उसके दादाजी उसके साथ रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। श्याम प्रसाद जी अपने बेटे और बहू के साथ आ तो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे थे कि पता नहीं वो अपने बच्चों के साथ निभा पाएंगे या नहीं। क्योंकि पहले तो जब कभी आए थे तो श्याम प्रसाद जी की पत्नी उनके साथ ही आई थी, और अपनी पत्नी के होते हुए श्याम प्रसाद जी को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी। कई दिनों तक तो उनको अपनी बहू अनामिका से कुछ भी मांगने में झिझक होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अनामिका का व्यवहार देखकर उनकी झिझक खत्म हो गई थी। सबके साथ घुलने मिलने में उनको लगभग 15 दिन बीत गए। आलोक जब भी ऑफिस से घर आता तो सबसे पहले वो अपने पिता के पास थोड़ी देर बैठता था और उनसे पूरे दिन के हाल चाल लेता था, जो श्याम प्रसाद जी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को सब बैठकर चाय पी रहे थे तो श्याम प्रसाद जी ने अनामिका से कहा, छोटी बहू, तुमने अपनी माँ की साड़ी और गहने क्यों नहीं लिए? पापा जी, माँ जी का सबसे कीमती तोहफा तो आप हैं, जो मेरे पास है। यही मेरे लिए बहुत है। मुझे और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ जाए। अनामिका बहू, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, वो तो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ से लाऊं? पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम सब हैं ना। आप तो जानते हैं ना कि कनिका आपसे कितना प्यार करती है। बहू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे रहते हुए मेरी पत्नी के सारे गहने और साड़ी मेरे सभी बच्चे आपस में बांट लेंगे। मेरे पास मेरी पत्नी की कोई भी निशानी नहीं है। जब मैं अपनी पत्नी का दुख मना रहा था तो मेरे बच्चे आपस में बंटवारा कर रहे थे। खैर छोड़ो बहू, जो हो गया सो हो गया। अब देखो भगवान मुझे आगे क्या क्या दिन दिखाता है। पापा जी, आप परेशान मत हो, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अनामिका किचन में जाकर खाना पीना की तैयारी करने लगी और श्याम प्रसाद जी अपनी पोती कनिका के साथ बातें करने लगे। सब लोग एक साथ डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आज पापा जी की बातें सुनकर अनामिका को नींद नहीं आ रही थी। बंटवारे की बात याद करके कनिका अतीत के गलियारों में खो गई। मम्मी जी नहीं रहीं जब एक हफ्ता पहले अनामिका को अपनी सास के निधन का ये अप्रिय समाचार सुनाया गया तो सहसा उसके कानों को यकीन ही नहीं हुआ था। उसका मन बेहद बेचैन हो गया था, परंतु सच को झुठलाने का उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। अनामिका को उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाने का अफसोस शायद जीवन भर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अनामिका अपनी सासू माँ के साथ नहीं थी, उन दोनों में तो बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी बुजुर्ग का साया अपने ऊपर से उठ जाना अपने आप में सदमा देने वाला अनुभव होता है। अनामिका का मन बहुत ही व्याकुल हो जाता था जब वो अपने ससुर जी को इस हालत में देखती है,
और फिर आलोक भी तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है। आलोक पिता से ज़्यादा अपनी मम्मी के ही करीब था। हालांकि ये बात जग जाहिर थी कि आलोक की माँ सबसे ज़्यादा अपने बड़े बेटे को मानती थी, परंतु आलोक अपनी संत प्रवृत्ति के कारण अपने अंदर किसी तरह की दुर्भावना को पनपने नहीं दिया करते थे। इनकी यही भलमानसता कभी कभी अनामिका को नागवार गुजरती है। पापा जी से तो खैर अनामिका की कई बार बहस हो जाया करती थी, लेकिन मम्मी जी के साथ उसकी कभी भी कोई अशोभनीय बात नहीं हुई। कारण पापा जी काफ़ी मुखर और मम्मी जी अंतर्मुखी थी। वैसे तो आलोक अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत ही माहिर है, परंतु इस बार इस कला में आलोक को भी सफलता हाथ नहीं लगी। आलोक के चेहरे की लाचारगी को देखकर अनामिका का मन रोने को हो जाता। उसको मानसिक सांत्वना देने के लिए अनामिका अंतिम संस्कार के समय भी उनके साथ नहीं थी। ये बात अनामिका को रह रहकर कचोटती है, लेकिन उसकी मजबूरी भी ऐसी थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कनिका की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, जिसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए आलोक को अकेले ही जाना पड़ा था। क्रियाकर्म के बाद आलोक घर लौट आए थे, क्योंकि लगातार द्वादशा कर्म तक रुकने लायक छुट्टी नहीं थी। उसके बड़े भैया और भाभी वहीं पर रुके हुए थे। 2 दिन पहले ही कनिका की परीक्षा समाप्त हुई है और इस बार द्वादशा कर्म में शामिल होने अनामिका भी ससुराल जा रही थी। रास्ते भर वो तीनों चुप चुप ही रहे। अन्य अवसर होता तो कनिका रेलगाड़ी के सफ़र में काफ़ी उत्साहित रहती थी, लेकिन अपनी दादी को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो अपने स्वभाव के विपरीत शांत बैठी थी। संवादहीनता की स्थिति में अनामिका के अंदर विचारों और भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वो बार बार कल्पना करती कि पता नहीं गांव के घर पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि अनामिका की दोनों नंदे और भाभी पहले से ही वहां पर मौजूद थी और फिर 2 दिन पहले लखनऊ वाली बुआ भी आ गई थी। नज़दीकी रिश्तेदारों में सबसे बाद में पहुंचने वाली अनामिका ही थी। वो अंदर से तो बहुत भावुक है, परंतु अपने आंसुओं पर काफ़ी नियंत्रण कर लेती है। यही कारण है कि कई बार लोग उसको संवेदनहीन भी समझने लगते हैं। अनामिका के भी आंसू बहते हैं, लेकिन अकेले में। अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर करना उसके स्वभाव में है ही नहीं। इसीलिए उसको कई बार कठोर, निर्दयी, हृदयहीन आदि संबोधनों से भी विभूषित किया जाता रहा है। अनामिका मन ही मन में सोच रही थी कि इस बार वहां पहुंचते ही उसको अपने आंसुओं पर लगाए हुए बांध को सप्रयास तोड़ना होगा, वरना फिर लोग उसे संशय के कटघरे में खड़ा कर देंगे। यही सब सोचते विचारते सफ़र कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। दिन के 10 बज रहे थे जब उनकी ट्रेन स्टेशन पर रुकी। पापा जी ने ड्राइवर एवं गाड़ी पहले से ही भेज रखी थी, इसीलिए बिना किसी परेशानी के वो सब 10:30 बजे तक घर पहुंच गए थे। छोटी मामी आ गई। नन्हे राज ने अनामिका को देखते ही दौड़कर अंदर सभी लोगों को सूचना दी। तुरंत ही अंदर से रिया दीदी यानी कि अनामिका की बड़ी ननद आई और उसको अपने साथ ले गई। बरामदे में ही बाकी सभी लोगों से भेंट हो गई। अनामिका ने दीदी, भाभी एवं बुआ सभी के पांव छुए और फिर वहीं खाट पर बैठ गई। वहां का माहौल कहीं से भी मातम का नहीं लग रहा था। भाभी नौकरों एवं महरियों को दिशा निर्देश दे रही थी कि कैसे और क्या क्या तैयारियां करनी है। नंदे और बुआ गपशप करने में मशगूल थी। अपनी उपस्थिति का भान कराने के उद्देश्य से अनामिका ने पूछा, पापा जी कहाँ पर हैं? मम्मी जी के कमरे में, रेखा दीदी यानी कि छोटी ननद ने बताया और अनामिका को उस कमरे की ओर ले जाने के लिए तत्पर हो गई। पापा जी आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर बैठे थे। सोए थे या जगे थे दूर से पता नहीं चल पाया, परंतु अनामिका की आहट सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी और बोले, आ गई छोटी दुल्हन कहते हुए
अनामिका को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अनामिका और कनिका ने उनके पांव छुए तो कनिका के सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बड़े वात्सल्य से पूछा, परीक्षा कैसी हुई बेटा? अच्छी हुई दादाजी कहते हुए कनिका की आवाज़ भर्रा गई और वो उनके पास बैठ गई। पापा जी के चेहरे पर अवसाद की रेखाएं स्पष्ट थीं। उनका स्वभाव भी काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। कहाँ तो गुस्सैल और डांटता फटकारता हुआ उनका रौद्र रूप और कहाँ ये शांत निश्चल ममत्व भरा रूप। एक क्षण के लिए अनामिका को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही पापा जी हैं जिन्होंने कभी किसी से भी प्यार से बात नहीं की थी। मम्मी जी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया था और शायद उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास भी हो गया था। अनामिका थोड़ी देर वहीं चुपचाप बैठी रही और वातावरण की बोझिलता को महसूस करती रही। अनामिका का मन काफ़ी भारी हो चला था, लेकिन ना तो आंसू निकले और ना ही पापा जी के लिए सांत्वना का कोई शब्द। इतनी देर में गाड़ी से सामान वगैरह निकलवा कर और व्यवस्थित कर आलोक भी वहां आ गए। आलोक के आते ही अनामिका वहां से निकल गई ताकि पिता पुत्र बिना किसी झिझक के अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके और साझा दुख बांट सके। बरामदे में मजलिस अभी भी जमी हुई थी और खाट के बीचों बीच एक खुली अटैची रखी हुई थी जिसमें कुछ जेवरात के डब्बे पड़े थे। भाभी ने अनामिका को देखते ही बुला लिया और कहने लगी, अनामिका तू भी इनमें से अपनी पसंद का एक जेवर ले ले। मम्मी जी के 6 सेट में से हम तीनों ने ले लिया है, मतलब दोनों नंदे एवं भाभी ने एक एक ले लिया था। तू भी ले ले और जो 2 बचेंगे वो दोनों बुआ ले लेंगी। अनामिका को ये सब बड़ा ही अजीब लगा। यहाँ मम्मी जी के चले जाने का दुख किसी को नहीं, ये सब तो उनके जेवरों के बंटवारे में लगे हैं। अनामिका ने कहा, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोगों को जो भी ठीक लगे वो कर लो। हाँ हाँ, तुझे क्यों दिलचस्पी होने लगी? तुझे कौन सा किसी चीज़ की कमी है? तू तो खुद कमाती है ना, जितने चाहे बनवा लेगी। और हम भी कौन से जेवरों के लिए मरे जा रहे हैं? वैसे भी तू तो अपनी कमाई सब अपने पास ही रखती है, हम तो भाभी की निशानी समझ कर ले रहे हैं। कानपुर वाली बुआ ने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे बुआ जी छोड़िए ना, छोटी है उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। नहीं नहीं, बुरा मानने वाली बात है ना। देखो ना ये कैसी बात कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ भाभी के जेवर ही बांटने आए हैं। अनामिका का मन तो बहुत हुआ कि वो बोल दे, आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि बुआ जी को इतना बुरा लग गया। तभी भाभी बोली, छोड़ो आपस की बातें, मैं अपनी समझ से ही ये वाला सेट अनामिका को दे देती हूँ। ये कहते हुए भाभी ने जेवर का एक डब्बा उठाकर अनामिका की तरफ बढ़ा दिया। अनामिका ने वो डब्बा अनमने भाव से ले तो लिया, मगर खोल कर भी नहीं देखा। तभी कानपुर वाली बुआ ने अनामिका के हाथ से डब्बा ले लिया और खोल कर बोली, ये तो थोड़ा भारी वाला सेट है और है भी पुराने डिजाइन का। अब अनामिका तो प्रोफेसर ठहरी, वो इस तरह का हार थोड़ी ना पहनेगी, उसके लिए तो ये ठीक रहेगा। और उन्होंने अनामिका को एक दूसरा डब्बा पकड़ा दिया। अनामिका ने उसे भी खोल कर नहीं देखा। बुआ ने खुद पहले वाला डब्बा रखते हुए कहा, मैं ये ले लेती हूँ, रूबी बुआ की बेटी के ब्याह में चला दूंगी। भारी गहना लेकर जाएगी रूबी तो ससुराल में उसका रौब बढ़ेगा। अब जो एकमात्र डब्बा बचा था उसे धनबाद वाली बुआ ने रख लिया। अब बारी आई मम्मी जी के कंगन एवं चूड़ियों की। कुल 5 जोड़ी कंगन थे, जिसमें 4 जोड़ी थोड़े हल्के थे एवं एक भारी था। इसके अलावा 2 पतली चूड़ियां भी थी। भाभी ने इनका भी हिसाब लगाया। 4 जोड़ियों में से एक एक रिया दीदी, एक रेखा दीदी के लिए और एक एक अनामिका के लिए तथा एक स्वयं अपने लिए निकाल लिया। फिर 2 भारी कंगनों में से एक एक दोनों बुआ को दे दिया। अब बच गई 2 चूड़ियाँ, तो जब तक वे सोचती कि इनका बंटवारा कैसे किया जाए,
तब तक कानपुर वाली बुआ ने तपाक से अपनी कलाइयों की तरफ इशारा करके कहा, बड़ी दुल्हन मेरी ये चूड़ियाँ उस वक्त थोड़ी हल्की बन गई थी। मैं भाभी की इन चूड़ियों को मिलाकर थोड़ी भारी चूड़ी बनवा लूँगी। वैसे भी मुझे कौन सी कांच की चूड़ियों के साथ पहननी है, बस 2 सोने की चूड़ियाँ ही तो डाल सकती हूँ। थोड़ी वजनदार रहें तो अच्छा है। अनामिका अवाक बुआ की ओर देखने लगी। इंसान इतना भौतिकवादी कैसे हो सकता है? फूफा जी के देहावसान का अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, फिर भी कितनी बेबाकी से वो ये सब बोल गई। उनका प्रस्ताव सुनकर दीदी एवं भाभी की बोलती भी बंद हो गई। माहौल की बोझिलता को कम करने के ख्याल से धनबाद वाली बुआ ने कहा, हाँ हाँ ठीक तो है, ये चूड़ियाँ दीदी ही रख लें तो अच्छा है। भाभी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। तुम सब ये किस जोड़ तोड़ में लगे हो? इतना दिन चढ़ गया, खिलाने पिलाने की तैयारी नहीं होगी क्या? छोटे फूफा जी की कड़कड़ाती आवाज ने महिला मंडली की गतिविधियों पर अचानक विराम लगा दिया। भाभी जल्दी जल्दी खाट पर बिखरे अटैची के सामान को समेटने लगी। सभी औरतें अपने अपने हिस्से में आई मम्मी जी की सौगात समेटते हुए तितर बितर हो गई। अनामिका के हृदय पर मानो 100 मन का बोझ लद गया और वो भी उठकर चल दी। अनामिका के हाथों में भी जेवर का डब्बा था जो उसको अपराध भावना से ग्रसित कर रहा था। अगर वो नहीं लेती तो घमंडी करार दी जाती, और ले लेती है तो कोई बात नहीं। इन गहनों को कनिका की शादी में दे दूंगी, उसकी दादी की तरफ से आशीर्वाद समझकर। ये सोचकर अनामिका ने अपने आप को अपराध भावना से मुक्त करने की कोशिश की। सफर की थकान और यहाँ की गहमा गहमी अनामिका पर हावी होने लगी थी। उसके सर में दर्द उठ गया, इसीलिए थोड़ी देर के लिए अनामिका सोने चली गई। खाना पीना हो चुकने के बाद भाभी ने पुनः सभी महिलाओं को मम्मी जी के कमरे में एकत्रित किया। उनकी मनसा मम्मी जी के साड़ियों का हिसाब किताब लगाने की थी। मम्मी जी तो बहुत ही शौकीन मिजाज थी। भले ही वो गांव में रहती थी, मगर उनके पास साड़ियों का खूबसूरत संग्रह हुआ करता था। रेखा दीदी अनामिका को भी बुलाने आई तो उसने विनम्रता से मना करना चाहा, लेकिन उनके जोर देने पर अनामिका को भी मजबूरन आना ही पड़ा। भाभी ने बड़ी कुशलता से उनकी 6 बनारसी साड़ियों में से एक एक सभी को पकड़ा दी। मैं इन साड़ियों का क्या करूंगी? अनायास ही अनामिका के मुंह से निकल गया। क्यों? ये तो पुराने जमाने की महंगी साड़ी है, इसमें असली चांदी की जरी लगी हुई है। बनारसी साड़ी की दुकान में इसकी खूब अच्छी कीमत मिल जाएगी। रेखा दीदी ने बड़ी ही तत्परता से कहा, अब मेरे ये दिन आ गए क्या कि मम्मी जी की साड़ियाँ बेचकर पैसे कमाऊं? अनामिका ने मन ही मन में सोचा, मगर कहीं मेरी बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसीलिए उस समय उसने इतना ही कहा, दीदी मुझे इन सब कामों का सहूर नहीं है, ये सब आपके ही बस का है। ऐसा कीजिए, ये आप ही रख लीजिए, मेरे पास तो यूं ही पड़ी रह जाएगी। पता नहीं दीदी को अनामिका की बात अच्छी लगी या बुरी, लेकिन ठीक है जैसा कहो। ये कहते हुए उन्होंने वो साड़ी अपने पास रख ली। अनामिका ने कनखियों से देखा, कानपुर वाली बुआ उस साड़ी को ललचाई निगाहों से देख रही थी। उससे आंखें मिलते ही थोड़ी झेप सी गई। अनामिका सुबह से हो रहे इस बंटवारे के क्रियाकलाप से ऊब सी गई थी। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? ये नहीं कि घड़ी 2 घड़ी बैठकर सब आपस में मम्मी जी की अच्छी बातों पर चर्चा करे, उनके नेक कर्मों को याद करे, पर यहाँ तो जैसे लूट मची हुई है। इनमें कौन कितना लंबा हाथ मार सकता है, सभी इसी फिराक में हैं। मर्द लोग गांव के सभी लोगों की भोज भात की तैयारी में लगे थे। खिलाने पिलाने के लिए रसोइये एवं हलवाई बाहर से ही बुलाए गए थे, इसीलिए घर की महिलाओं के पास रसोई से संबंधित कोई काम नहीं रह गया था। सभी के चेहरे पर एक राहत का भाव था, अपनी अपनी गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होने की राहत का भाव, जैसे सब पिकनिक मनाने या किसी समारोह में सम्मिलित होने आए हों। अनामिका की मानसिक स्थिति से अनभिज्ञ
बाकी औरतें उलट पुलट कर मम्मी जी की बाकी साड़ियाँ देखने और समझने में तल्लीन थी। समझने में इसीलिए कि सभी छूकर टटोल कर अंदाजा लगा रही थी कि कौन सी कितनी नई है या पुरानी है और कौन सी कितनी महंगी होगी। खैर, निष्पक्ष बंटवारे में निपुण मानी जाने वाली भाभी ने फिर उसी कुशलता से हम 6 औरतों के बीच में साड़ियाँ करीब करीब बराबर बराबर बांट दी। मजे की बात तो ये थी कि रेखा दीदी एवं रिया दीदी ने 2-3 साड़ियों की आपस में अदला बदली भी कर ली। अनामिका के सामने फिर असमंजस की स्थिति। अपने हिस्से आई साड़ियों में से उसने एक सबसे साधारण सी साड़ी रख ली। उसने कहा वो तो बस ये साड़ी रख रही है मम्मी जी की निशानी के तौर पर। भाभी बाकी की साड़ियाँ आप इनमें ही बांट दें। अनामिका ने डरते डरते दोनों दीदी एवं बुआ की ओर इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि भाभी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती, कानपुर वाली बुआ ने पुनः कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ हाँ, अनामिका ठीक ही कहती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें, ये क्यों पहनने लगी पुरानी साड़ियाँ। बुआ आप तो हर बात का गलत अर्थ ले लेती हैं। अनामिका की ओर से जैसे भाभी ने सफाई दी। अब इसकी इच्छा नहीं है तो ना सही, आप लोग ही और रख ले। और अंततः भाभी ने अनामिका के हिस्से की साड़ियाँ भी उनमें बांट दी। उसने चैन की सांस ली। चलो बंटवारा प्रकरण का पटाक्षेप तो हुआ। आज सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। दोनों बुआ आज शाम की ट्रेन से वापस लौट रही हैं। बाकी सभी लोगों को कल लौटना है। पापा जी अब कैसे और कहाँ रहेंगे, इस ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए सभी लोग बरामदे में एकत्रित हुए। पापा जी कहाँ रहना चाहते हैं ये तो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, भैया ने कहा। मगर ये भी तो देखना होगा कि कौन उनकी जिम्मेदारी ले सकने की स्थिति में है। भाभी ने तुरंत बात काटते हुए कहा, मम्मी के बिना पापा जी को संभालना हमारे बस में नहीं। रेखा दीदी ने जल्दी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, वैसे भी बेटे के रहते बेटियां थोड़े ही माँ बाप को संभालती हैं, लोग क्या कहेंगे। रिया दीदी ने रेखा दीदी की बात पर समर्थन का मुहर लगाया। मेरा तो घर बहुत ही छोटा सा है, पापा जी को वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। सुबह से ड्राइंग रूम में और रात में बेडरूम, किसी तरह तो हम ही एडजस्ट हो पाते हैं। और मुंबई में बड़ा मकान लेना मजाक थोड़ी ना है। उस पर पापा जी के साथ साथ उनका सेवक और ड्राइवर भी तो रहेगा ही। भाभी ने बड़े सफाई से अपनी असमर्थता जाहिर की। ठीक है, पापा को मैं ही ले जाऊंगा, आलोक ने ऐलान कर दिया। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और तुम्हारा तो घर भी बड़ा है। अनामिका स्वयं नौकरी करती है, इसीलिए नौकरों महरियों का भी इंतजाम हमेशा रहता है। भाभी ने इस प्रस्ताव को सही साबित करने के उद्देश्य से कहा। इस नाजुक विषय पर अनामिका ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। वैसे भी आलोक कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते हैं और ना ही उसका स्वभाव ऐसा है। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो भी क्या, अपनों के लिए इतनी नाप तौल थोड़े ही की जाती है। जब वो सब ट्रेन से लौट रहे थे, पापा जी हमारे साथी थे। उनके चेहरे पर भी संतोष का भाव झलक रहा था। दादाजी, मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाऊंगी। कनिका बहुत चहक रही थी। गांव जाते समय उसके हृदय में कुछ खोने का दुख था, परंतु लौटते समय उसकी आंखों में कुछ पाने की चमक थी। अनामिका भी खुश थी, लेकिन पापा जी के टूटे हुए रूप को देखकर उसका मन काफी कचोट रहा था। चलो कोई नहीं, से बहाने उनकी सेवा का पुण्य मिलेगा। अनामिका अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी जो पापा जी उसके घर पर आए। बाकी लोगों को क्या पता कि मम्मी जी की जीवन भर की जमा पूंजी के बंटवारे में उनकी सबसे कीमती चीज उसको ही मिली थी। अचानक से अनामिका का हाथ टेबल में जा लगा तो वो अतीत के गलियारे से वापस आई। तभी उसको ऐसा लगा कि जैसे पापा जी आवाज दे रहे हों। अनामिका ने आलोक को जगाया और बोली, आलोक उठना जरा, देखो शायद पापा बुला रहे हैं। आलोक जब श्याम प्रसाद जी के कमरे के अंदर गया तो उसने देखा श्याम प्रसाद जी काँप रहे थे। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर आलोक बहुत डर गया था। आलोक ने फटाफट गाड़ी निकाली और फिर दोनों पापा जी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जब श्याम प्रसाद जी को देखा तो उन्होंने बताया
कि चिंता की कोई बात नहीं है। मौसम चेंज हुआ है, इसीलिए वायरल हो गया है। डॉक्टर ने पर्चे पर दवाइयाँ लिख दी और आलोक सारी दवाइयाँ लेकर आ गया। अनामिका ने 5 दिन की छुट्टी ले ली थी पापा जी का ध्यान रखने के लिए। अनामिका ने बीमारी के दिनों में जिस हिसाब से श्याम प्रसाद जी का ध्यान रखा था, उसकी वजह से उनके दिल में अनामिका के लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 5 दिनों में श्याम प्रसाद जी काफ़ी बेहतर हो गए थे। इसीलिए उन्होंने अनामिका से कहा, अनामिका बहू, अब तुम अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो, अब मैं ठीक हूँ। अनामिका के बाद 2 दिनों की छुट्टी आलोक ने ले ली। श्याम प्रसाद जी मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं तो इन दोनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, फिर भी इन दोनों के दिल में मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान है। आलोक की माँ सही कहती थी कि उनका छोटा बेटा और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। इस बात को आज दोनों ने साबित कर दिया। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। श्याम प्रसाद जी को भी अब वहाँ पर अच्छा लगने लगा। और कनिका, वो तो अपने दादाजी को नई नई चीज़ें सिखाने में व्यस्त रहती थी। संडे के दिन वो सब एक साथ शॉपिंग करने के लिए निकलने वाले थे। दरअसल एक बार बातों ही बातों में श्याम प्रसाद जी ने कनिका को बताया था कि वो वैष्णो माता के मंदिर जाना चाहते हैं। कनिका ने ये बात अपने मम्मी पापा को बता दी और फिर लगभग 1 महीने के बाद आलोक और अनामिका दोनों ने 5 दिनों की छुट्टी ले ली और वैष्णो माता के मंदिर जाने का प्लान बनाया। इसीलिए वहाँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदना था, जिसके लिए वो सब एक साथ निकल रहे थे। आलोक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा सामने उसके बड़े भैया और भाभी खड़े थे। आलोक ने उनको अंदर आने के लिए कहा और फिर उसने अनामिका को बताया कि बड़े भैया और भाभी आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। श्याम प्रसाद जी ने जब अपने बड़े बेटे और बहू को देखा तो उनके मन में बस एक ही सवाल आया था कि अब ये लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे और बहू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो लोग कितने लालची हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सभी लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी श्याम प्रसाद जी ने अपने बड़े बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे पापा जी, दरअसल वो जो गांव वाला घर है ना, वहाँ पर अब तो कोई रहता नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो घर बेच दूँ और अपने लिए शहर में एक मकान ले लूँ। श्याम प्रसाद जी मन ही मन में मुस्कुराए। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये दोनों मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जायदाद के लिए आए हैं। लेकिन बेटा, जैसे गहने और साड़ियाँ सबने आपस में मिलकर बांटी थी, उसी तरह से उस मकान का भी तो बंटवारा होना चाहिए ना। अरे नहीं पापा, उस पर तो सिर्फ मेरा और छोटे का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं। श्याम प्रसाद जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी बड़ी बहू बोल पड़ी, देखिए पापा जी, मुझे नहीं लगता कि आलोक को उस मकान में हिस्सा चाहिए, क्योंकि आलोक के पास तो अपना खुद का मकान है, तो फिर उसे इसकी क्या ज़रूरत। हाँ बहू, मकान तो तुम्हारे पास भी है ना। पापा जी, मेरा मकान तो बहुत छोटा है, आप तो जानते ही हैं। और फिर अब राज भी तो बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग से कमरा चाहिए होगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि वो गांव वाला मकान और ये वाला मकान बेचकर एक बड़ा सा मकान ले लेता हूँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब तुम बड़ा सा मकान ले लोगे तो उसमें मेरे लिए भी तो एक कमरा होगा ना, क्योंकि जब मैं वो मकान तुमको दे दूँगा तो फिर भला मैं आलोक के पास क्यों रहूं? तो बड़ी भाभी झट से बोल पड़ी, पापा जी, जब से मम्मी जी खत्म हुई हैं तब से आप आलोक के पास ही हैं, और अब अगर मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगी तो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो मकान हमने देखा है उस मकान में 3 ही कमरे हैं। एक कमरे में मैं और ये रहेंगे, दूसरे कमरे में रौनक रहेगा और तीसरे कमरे में तो लोग आते जाते रहेंगे। घर में एक गेस्ट रूम भी तो होना बहुत ज़रूरी है। श्याम प्रसाद जी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो दोनों उनको लेकर नहीं जाएंगे। वो तो बस ऐसे ही उनसे पूछ रहे थे। एक पिता की प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए होती है, लेकिन पिता की देखभाल करनी हो तो फिर किसी को पिता नहीं चाहिए।
सारी बातें सुनने के बाद आलोक ने कहा, पापा वो मकान आप भैया के नाम कर दीजिए, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी जब आप यहाँ पर हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो फिर मुझे वहाँ जाने की क्या ही ज़रूरत। आलोक की बातें सुनकर श्याम प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आ गया। आलोक इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारी सिधाई का फ़ायदा उठाने लगे। तुम्हारी बीबी ने जेवर साड़ी सब छोड़ दिया और अब तुम भी मकान छोड़ रहे हो। इतना दानवीर बनने की ज़रूरत नहीं है। जब इन लोगों ने मेरी पत्नी के गहने और साड़ी बांटी तो इन लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मेरी पत्नी के सामान पर पहला अधिकार मेरा था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे ये अधिकार भी छीन लिया। तभी कनिका अपने दादू के पास आई और बोली, दादू आप शांत हो जाइए, ज़्यादा गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कनिका बेटा तू अपने कमरे में जा, आज मुझे इनसे सब कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा। कनिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। श्याम प्रसाद जी का गुस्सा देखकर अनामिका और आलोक भी चुप हो गए थे। बड़ी भाभी को भी गुस्सा आ गया था। पापा जी जब आलोक और अनामिका को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आखिर वो घर आलोक और इनका ही तो है। बड़ी बहू तुमको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ, इसीलिए वो घर मेरा है। वो घर मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है। मेरे रहते हुए उस पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो सकता है? अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। वो घर आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। उस घर को तुम लोग अपने दिमाग से निकाल दो। अपने घर का तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे घर की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। पापा जी आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। बेटा हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम लोगों ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर कभी हम लोगों से मिलने का मन करे तो आ जाना, लेकिन उस घर को लेकर अगर कोई बात करनी हो तो दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखना। पापा जी का इतना सख्त रवैया देखकर अनामिका और आलोक भी हैरान थे। इसके बाद बड़े भैया और भाभी दोनों वहाँ से चले गए। अनामिका और आलोक की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पापा से कोई सवाल जवाब कर सके। श्याम प्रसाद जी ने अपनी पोती कनिका को बाहर बुलाया और फिर शॉपिंग के लिए निकल गए। श्याम प्रसाद जी ने अपने लिए एक कुर्ता पैजामा लिया और बाकी सब ने भी शॉपिंग की। श्याम प्रसाद जी ने अपना वो मकान अनामिका के नाम कर दिया। अनामिका के नाम इसलिए क्योंकि आलोक से ज़्यादा अनामिका उनका ख्याल रखती थी, लेकिन श्याम प्रसाद जी ने इसके बारे में उनको कुछ नहीं बताया। सबकी तैयारी पूरी हो गई थी, फिर वो घूमने के लिए निकल गए। वैष्णो माता के मंदिर में पहुंचकर श्याम प्रसाद जी, अनामिका, आलोक और कनिका को बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन करके श्याम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो कनिका ने पूछा, क्या हुआ दादू, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी दादी की याद आ गई थी। तुम्हारी दादी मेरे साथ यहाँ पर दर्शन करने आना चाहती थी, लेकिन माता रानी ने तो उन्हें पहले ही अपने पास बुला लिया। कनिका ने अपने दादू को गले लगा लिया। घूम फिर कर सब घर वापस आ गए और सब ने अपने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। श्याम प्रसाद जी 2-4 महीनों में अपने गांव वाले घर में एक राउंड लगा लिया करते थे। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सबसे मिलजुल कर वापस अपने बेटे के पास आ जाते थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।